आज समय ने शौर्य कथा का पन्ना पन्ना खोला है। आज समय ने शौर्य कथा का पन्ना पन्ना खोला है और हर पन्ना हर अक्षर नाम एक ही बोला है। नाम एक ही बोला है। अग्निवंश के शिलालेख पर अंकित जिसकी गाथा है, लेकर जिसका नाम आज सीना चौड़ा हो जाता है। जो राष्ट्र गौरव का प्रतीक वो बेटा हिंदुस्तान का, और सबसे ऊंचा नाम रहेगा पृथ्वीराज चौहान का, जिसने साहस के पथ पर पौरुष के झंडे गाड़ दिए और 12 की आयु में ही शेरों के जबड़े फाड़ दिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस आर्यावर्त की उर्वरा भूमि पर पौरुष के प्रतीक, सम्राट, राष्ट्र शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आखिर पृथ्वीराज चौहान का क्या था संबंध दिल्ली से और क्या संबंध था उनका अजमेर से, इन सारी इतिहास की कड़ियों को परत दर परत में आज आपके सामने खोलूंगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि इतिहास की सुंदर से सुंदर और रोचक जानकारियां आप तक पहुंच सके। दिल्ली सदियों से भारतवर्ष की राजधानी रही है। दिल्ली पर एक राजा शासन करते थे, अनंगपाल तोमर। आपको शायद पता हो, दिल्ली जिसका नाम पहले ढिल्लिका हुआ करता था, दिल्ली पर राजा अनंगपाल तोमर शासन करते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां, एक बेटी अजमेर के राजा सोमेश्वर के लिए थी और दूसरी बेटी थी जयचंद के पिता के लिए, कन्नौज के राजा के लिए। तो सोमेश्वर से और कर्पूरी देवी से जो पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अपने नाना अनंगपाल तोमर जो दिल्ली में शासन करते थे और पिता सोमेश्वर जो अजमेर में शासन करते थे, उनके बड़े चहेते थे। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे होनहार बालक के रूप में जो जन्म लेकर के बढ़ रहे थे, जिसकी शिक्षा दीक्षा, तीरंदाजी और तलवारबाजी, हर तरह से वो अपनी शिक्षा को आयाम दे रहे थे, नए नए आयाम गढ़ रहे थे। माता पिता, यहाँ तक कि नाना, उनकी शिक्षा दीक्षा पर बहुत बड़ा ध्यान दिया करते थे। दोस्तों, शायद आपको मालूम हो कि पृथ्वीराज चौहान अपने पिता, माता और अपने सारे सामंतों के चहेते तो थे ही, साथ में अनंगपाल तोमर के बहुत ज़्यादा चहेते थे। अनंगपाल तोमर ने कालांतर में अपने नवासे पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा दिया। इससे उनकी मौसी का लड़का, पृथ्वीराज चौहान की मौसी का लड़का जयचंद थोड़ा चिढ़ने लगा कि जिस शासन पर आधा हिस्सा मेरा भी होना चाहिए था, वो शासन सारा पृथ्वीराज चौहान के हाथों में कैसे चला गया। आखिरकार पृथ्वीराज चौहान सोमेश्वर के बाद अजमेर, और जिसे अजयमेरू कहा जाता था, अजयमेरू के नाम से जो प्रसिद्ध था, अजमेर और दिल्ली दोनों का शासन संभाल रहे थे। इसी बीच में मोहम्मद गौरी, जो कि अफगानिस्तान के घोर प्रदेश का एक विदेशी आक्रांता हुआ करता था, और यवनों के आक्रमण तो कालांतर में पहले से भारतवर्ष की भूमि पर होते आए हैं। तो गौरी ने भी इस प्रदेश में गुजरात के रास्ते कई सारे आयामों को स्थापित करने की कोशिश की। इतिहास की कई पुस्तकों में कई लेखकों के द्वारा पृथ्वीराज के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, पृथ्वीराज प्रबंध नाम से कई सारी पुरातन कालीन पुस्तकें भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आधुनिक इतिहासकारों ने भी, आधुनिक साहित्यकारों ने भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। क्या आपको पता है, 12 वर्ष की आयु में या 13 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज एक बार एक ऐसी जगह फंस गए जहां पर शेर ने उन पर हमला कर दिया, और शेर ने जब हमला किया तो पृथ्वीराज के हाथों में कोई तलवार या कोई धनुष नहीं था, वे निहत्थे थे। और तारीफ इस बात की है कि उस छोटे से बच्चे ने, इतनी शक्ति थी उसके अंदर कि शेर के जबड़े को फाड़ के अलग कर दिया। तो तब से पृथ्वीराज की ख्याति चारों तरफ फैल गई। कुछ सामंत उससे जिनसे जलने भी लगे, कुछ राजा भी जलने लगे, लेकिन कालांतर में किस होनहार बच्चे की प्रतिभा भारतवर्ष के कोने कोने में चली गई। पृथ्वीराज ने दिल्ली ही नहीं, अजमेर ही नहीं, बल्कि राजस्थान के अधिकतर प्रांत पर, मध्य प्रदेश तक और यहाँ तक कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे भूभाग पर शासन किया। पृथ्वीराज की जो शिक्षा दीक्षा और उनका बचपन की जो शिक्षा दीक्षा थी
वो अपने नाना अनंगपाल तोमर के हाथों द्वारा हुई। अनंगपाल तोमर के चहेते होने के कारण दिल्ली में भी और अजमेर में भी उनका शासनकाल वर्षों तक चलता था। 1178 से 1192 तक पृथ्वीराज ने इस भूभाग पर शासन किया। ऐसा बताते हैं, इतिहास तो सिर्फ ये कहता है, आजकल पुस्तकों में सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच से केवल 2 युद्ध हुए, एक 1191 में और दूसरा 1192 में, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। लेकिन कई सारे इतिहासकारों का मानना यह भी है कि छोटे मोटे सारे युद्धों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 17 से 18 बार मोहम्मद गौरी के आक्रमण पृथ्वीराज के शासन के दौरान हुए। और जो मेन जो स्थिति थी भटिंडा, जिसे क्या कहते थे, तवर हिंद कहा जाता था, तवर हिंद उस समय का आज का भटिंडा में जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ तो भटिंडा पंजाब की भूमि पर था और पंजाब के काफ़ी सारे प्रांत पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। तब पहली बार जब युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज से तो भटिंडा के आसपास हुआ। 12 महीने तक युद्ध चलता रहा। अंत में मोहम्मद गौरी को हार माननी पड़ी और वो चला गया। इस प्रकार कई सारे छोटे मोटे आक्रमण हुए, लेकिन 17 बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को छोड़ा। 17 बार। आप यकीन नहीं करेंगे कि 18वीं बार जब जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान की मौसी का लड़का था और संयोगिता जो पृथ्वीराज की पत्नी थी उसका पिता भी था, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम की कहानी, जयचंद की दुश्मनी, मैं इस एपिसोड में ना बता के फिर किसी हिस्से में बताऊंगा, आपको अगली एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन जयचंद की जो दुश्मनी थी वो तब से पृथ्वीराज के साथ बहुत ज़्यादा कटिबद्धता के साथ थी और इसी कारण से जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ ना देकर अंतिम युद्ध में गौरी का साथ दिया और इस युद्ध में शायद पृथ्वीराज जीत भी जाता, लेकिन सूर्यास्त होने की वजह से पृथ्वीराज ने गौरी को छोड़ दिया और उसे कहा कि अगर ये सूर्य बीच में ना आता तो मैं तेरी गर्दन सर से अलग कर देता। पृथ्वीराज अपने सामंतों के साथ, अपने योद्धाओं के साथ अपने कैंप में जब आराम कर रहे थे तो रात में मोहम्मद गौरी ने अपने सिपह सालारों के साथ दोबारा से आक्रमण कर दिया। जयचंद की इसमें चाल थी और भी कई राजपूत राजा मिले हुए थे। दोस्तों, अगर भारतवर्ष के राजपूत राजाओं में इतनी बड़ी फूट ना होती तो आज इस देश का इतिहास कुछ और होता। अगर पृथ्वीराज चौहान की उस युद्ध में पराजय ना हुई होती तो आज इस देश का इतिहास कुछ और होता, ना सल्तनत काल होता, ना मुगल काल होता और ना ही अंग्रेजों का शासन होता। लेकिन इस कालखंड को यही मंजूर था। जब जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ ना देकर मोहम्मद गौरी का साथ दिया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया, बंदी बना लिया। जब चौहान को बंदी बना लिया गया तो उसका बचपन का मित्र था चंद्रवरदाई उसके साथ बंदी बनाया गया। दोनों को जब मोहम्मद गौरी लेके गया तो मोहम्मद गौरी ने कहा, चौहान नीचे देख के बात कर। जब चौहान ने कहा था कि क्षत्रियों का कर्तव्य नीचे देखना नहीं होता, क्षत्रिय हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। गौरी, तूने मुझे कैद तो कर लिया है लेकिन मैं आज भी वही क्षत्रिय हूं। इस पर गुस्सा होकर के मोहम्मद गौरी ने लोहे की सलाखों को गर्म करके उसकी आंखों में डलवा दिया था और उसकी आंखों को फुड़वा दिया था। कहा है दिनकर जी ने, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, विधनों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। चौहान ने झुकना नहीं सीखा, अपनी आंखें फुड़वा ली। कुछ समय के बाद ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि जब पृथ्वीराज चौहान और चंद्र दोनों जेल में बंद थे, गौरी ने फरमान भिजवाया, अंतिम इच्छा बताइए। तब चंद्र ने कहा था कि मेरे महाराज यानी कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाते हैं, अगर आप ये प्रदर्शन देख लें कि शब्दवेदी बाणों का रस आप भी देख लें तो आपके लिए एक अद्भुत देखना हो जाएगा। जब चंद्रवरदाई ने अपने चौहान को जमीन पर जेल की काल कोठरी में बैठे हुए देखा
तो चंद्र के मुंह से निकल गया, देख अपने युवराज के हालत। भाव विभोर हुए जयचंद कविराज, चौहान शौर्य जो निस्तेज, बैठे जमीन पर यूं घुटने टेक। तब चंद्र ने ये फरमान भिजवाया मोहम्मद गौरी के पास कि अंतिम इच्छा है मेरे मालिक की कि वो आपको शब्द वेदी बाणों की कला दिखाना चाहते हैं। जयचंद इस बात पर राजी हो गया, दरबार लग गया, 7 तवे लटका दिए गए और 7 तवों में डंका बजते ही उस शब्द पर आंखों से निपट अंधे पृथ्वीराज को बाण चलाना था। और अंत में 7 तवे उसने फोड़ दिए और इस पर जैसे ही मोहम्मद गौरी ने उसको शाबाशी देने के लिए खड़ा हुआ और उसने कहा शाबाश चौहान, उसी शब्द वेदी बाण पर तीर चला करके पृथ्वीराज चौहान ने गले से तीर पार निकाल दिया और लुटेरे और उस विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी को वही दंड दिया गया। इसलिए कहा है अखंड प्रचंड जिसका प्रताप, सुधा प्रेम रस जीवन पुरुषार्थ, सुचि हृदय करुण भाव शाश्वत और निष्कपट निश्चल जीवन शतपथ। दोनों चंद्र ने और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को आपस में कटार होके मार दिया और उन बाहरी लुटेरों के हाथों से अपनी शरीर की दुर्गति को होने से बचा लिया।